हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर 7 चल रहा है, दैट इज़ एवोल्यूशन, और इसका आज लेक्चर नंबर भी 7 है। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने कंप्लीट की थी थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें हमने लेमार्क की थ्योरी पढ़ी थी। डार्विन की थ्योरी तो हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत पढ़ते आ रहे हैं, वो भी मैंने कवर की थी। एंड हमने की थी ह्यूगो डी व्रिस की थ्योरी, जो म्यूटेशन पर आधारित थी, जिन्होंने कहा था कि जो एवोल्यूशन होता है वो नेचुरल सिलेक्शन से नहीं होता, म्यूटेशन से होता है। ठीक है, ओके। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। एक्चुअली इसको इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर भी हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ही लिखा है। तो चलिए जानते हैं इस थ्योरीज़ के बारे में। सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट हैं ये कौन है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो हार्डी-वीनबर्ग हैं, इनका पूरा नाम है G.H. हार्डी। ठीक है, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड। वेयरएज जो वीनबर्ग हैं ये जी वीनबर्ग हैं, इनका पूरा नेम नहीं मिला, जितना मिला मैं आपको बता रही हूँ, जीन वीनबर्ग, और ये जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी। और इन दोनों ने ये जो थ्योरी दी थी, ये थ्योरी इन्होंने दी थी 1908 में, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। अब ये देखिए है क्या, तो इसको समझने से पहले हमें मेंडेलियन पॉपुलेशन समझने की ज़रूरत है, कुछ टर्म्स हमें समझने की ज़रूरत है, तभी जाके हम हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें जो वर्ड आएंगे वो फिर आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट मेंडेलियन पॉपुलेशन। ठीक है, मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या है, तो उन्होंने ये कहा था कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग organisms that possess same gene pool। तो उन्होंने इसको नाम दिया था पॉपुलेशन का, कि कोई भी आपका ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं और उनका जो जीन पूल होता है वो सेम होता है, तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन है, हम सब आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसे एलिफेंट की एक स्पीसीज़ है, टाइगर की एक पॉपुलेशन है। ठीक है, सबको अलग अलग पॉपुलेशन के नाम से हम जानते हैं। दूसरी चीज़, ठीक है, आपको यहाँ पे समझना है जीनोटाइप तो आप लोगों को वैसे भी पता ही है, बस थोड़ा सा हम यहाँ पर एग्जांपल लेके समझ रहे हैं ये क्या है। देखिए, सपोज़ किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन एरिया मैंने ली है, वहाँ की जो पॉपुलेशन सपोज़ करो कि 10 लोग हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जीनोटाइप, आप लोगों को पता ही है जो जीन कॉम्पोजिशन होता है, तो आप लोगों को पता है कि वन जीन जो होता है वो 1 कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, और एक कैरेक्टर के 2 एलील्स होते हैं। कितने एलील्स होते हैं? 2 एलील्स। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आपके इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। अब सपोज़ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, सपोज़ आपका हाइट का मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, हाइट का एक कैरेक्टर हमने ले लिया है और इसके 2 एलील्स हमने ले लिए हैं। फर्स्ट वन इज़ टॉल, सेकेंड वन इज़ ड्वार्फ। ठीक है, अब टॉल आपका डोमिनेंट है एंड ड्वार्फ आपका रिसेसिव है। तो सपोज़ मैंने कहा था जैसे कि आपके पॉपुलेशन है, सपोज़ वहाँ की पॉपुलेशन 10 है, तो 10 में से, ठीक है, जो टॉल वाले हैं वो 6 हैं इस टाइप से, एंड जो ड्वार्फ वाले आपके पॉपुलेशन हैं वो आपके, सपोज़ इसमें रेक्टेंगुलर से बना देती हूँ, ये इतने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या आएगा, देखिए, तो टॉल हमारे कितने आए, आउट ऑफ 10 6 टॉल हैं, ड्वार्फ हमारे कितने हैं, 4 हैं, तो क्या रेशियो आ जाएगा, देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 3:2, ये आपका
प्रोपोर्शन आया, रेशियो आया टॉल एंड ड्वार्फ का, हाइट का एक कैरेक्टर लेके। सपोज ये जो प्रोपोर्शन आया है वो F1 जनरेशन में आया है, F2 जनरेशन में भी सेम प्रोपोर्शन आ गया, ठीक है, रेशियो आ गया, F3 जनरेशन में भी यही आ गया। तो आप मुझे बताओ, तो ये क्या एवोल्यूशन हो रहा है? आप ही मुझे बताओ, नहीं हो रहा है ना। जितनी सपोज ये 3-4 जो जनरेशन आ रही, इसको लगभग होने में 100 साल 150 साल का टाइम तो लगेगा। तो जितने टॉल 150 साल पहले थे, 6 टॉल थे 4 ड्वार्फ थे, वो 150 साल बाद भी 6 टॉल और 4 ड्वार्फ हैं, वही रेशियो चलता आ रहा है, ठीक है। मीन्स नंबर चेंज हो सकते हैं। इट कैन बी सपोज आपके 6 की जगह 60 टॉल हो गए, 40 टॉल ड्वार्फ हो गए, लेकिन रेशियो तो यही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या कोई एवोल्यूशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग है आपका हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। आई होप ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो हार्डी प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा? ये कहता है द जीन एंड जीनोटाइप, ठीक है, ऑफ अ पॉपुलेशन या मेंडेलियन पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, जीन और जीनोटाइप ऑफ अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब यहाँ पर कंडीशन लग जाएंगी इफ़। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एवोल्यूशन होता ही होता है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी किन कंडीशंस में आपका हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल काम करेगा कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इफ़ देयर इज़ नो, ठीक है, देयर इज़ नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ह्यूगो डी व्रिज थे उन्होंने कहा था जो एवोल्यूशन होता है वो म्यूटेशन से ही होता है, कहा था ना। तो म्यूटेशन नहीं होगा तो यहाँ पर कोई एवोल्यूशन नहीं होगा। एंड नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, मैं यहाँ पर लिखते जा रही हूँ, ये हम समझेंगे अभी 1 by 1। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। एंड आपका हो गया जीन फ्लो, या फिर इसको हम माइग्रेशन भी कहते हैं, जीन माइग्रेशन, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन एंड आपका रैंडम मेटिंग, ठीक है। रैंडम मेटिंग आपकी मीन्स नॉन रैंडम नहीं, नॉन रैंडम मेटिंग। तो आपकी जब यही कंडीशन रहेंगी, मीन्स किसी भी पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, कोई जीन फ्लो नहीं हो रहा है, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई नॉन रैंडम मीटिंग हो रही है, मीन्स रैंडम मीटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तब यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल आपका लागू होता है? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या फिर इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ये आपकी ये चीज़ है। इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट क्या होता है? देयर इज़ नो एवोल्यूशन, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, अभी आपको मैंने ये एग्जाम्पल समझाया था, ठीक है, जहाँ पर मैंने हाइट ली थी टॉल एंड ड्वार्फ की। ओके, तो यहाँ पर जो डोमिनेंट एलील होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, तो जो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है या एलील होता है, सॉरी, उसको इसने शो किया था P से, ठीक है। वेयर एज जो रिसेसिव एलील है उसको शो किया था Q से, और ये कहा था कि सम ऑफ ऑल एलील्स इज आर 1, ठीक है। ये आपका एक रूल है। इसके अकॉर्डिंग अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए P और Q, जो यहाँ पर आप देखिए ये आपका P है, ये आपका Q है।
आपका P और Q जो 2, 3 और 2 हैं, इसको हम 1 के फॉर्म, उनका +1 आना चाहिए। कैसे लिखेंगे? देखो P को हम क्या लिख सकते हैं 0.6 एंड Q को हम 0.4 इज इक्वल टू 1। ये तो ये आपकी क्या आई है पता है आपको? ये आपकी फ्रीक्वेंसी हैं, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि हम इसे शो करते हैं। एक्चुअली जो P है आपका वो डोमिनेंट को की फ्रीक्वेंसी होगी, जो आपका ड्वार्फ है Q वो आपकी रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, इसको रफ़ कर दूं? ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसे रफ़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से समझना, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, अब देखिए जो अभी मैंने बताया एलिलिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको इन्होंने एक एक्सप्रेशन के थ्रू शो किया था। जो एक्सप्रेशन था आपका P + Q का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम कैसे लिखते हैं? P² + Q² + 2PQ, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये भी एक हमारा फॉर्मूला बन के आ गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए वेर P² क्या है आपकी? ठीक है, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस, अभी बताऊंगी आप लोगों को, समझ में आ जाएगा। होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील, अभी आप इतना देखिए, एट लास्ट आपको सब समझ में आ जाएगा। वेयर एज P क्या है? फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम चीज। ठीक है, सेम उसी तरह से Q² क्या है आपका? परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील। ठीक है, वेयर Q आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजिगस रिसेसिव। वेयर एज आपका 2PQ क्या है? परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस है ना, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। अगेन हम एग्जाम्पल लेंगे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपका 2 एलील हैं सपोज हाइट के, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, अब हमने एक्सप्रेशन सीखा था। सपोज टॉल को हमने किससे शो किया था? कैपिटल T से। ड्वार्फनेस को हमने स्मॉल t से शो किया था। अब आपको पता है ये पेयर में शो होते हैं। एक तो ये होगा, तो ये आपका क्या हो गया? देखो, होमोजिगस डोमिनेंट एलील। उसी तरह से ड्वार्फ कब शो होगा आपका? ऐसे। ये क्या आपका? होमोजिगस जाइगस आपका रिसेसिव एलील। वेयर एस आपका हेटेरोजाइगस क्या हो जाएगा? जो ये वाला फॉर्म आया, एक आपका P है, एक आपका Q। जो आपका ये क्या है? ये P तो है, ये आपका Q है, ये आपका PQ है, जो इस एक्सप्रेशन में हम इसको लगा सकते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना? तो आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया, क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये क्या चीज़ें हैं, इनमें मतलब किस क्या जगह आएंगी, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, क्वेश्चंस करें? ओके, सेम क्वेश्चन करेंगे पॉपुलेशन का। देखिए कोई एरिया है, ठीक है, वहाँ सपोज 300 एलील्स हैं, किसके? हाइट के। ठीक है, मतलब हाइट है, हाइट के इतने एलील्स हैं वहाँ पर। अब देखो सपोज वहाँ पर जो टॉल हैं और ड्वार्फी तो होंगे, ठीक है, कैरेक्टर के 2 ड्वार्फ, तो सपोज वहाँ पर टॉल वाले 180 लोग हैं आउट ऑफ 300 और ड्वार्फ वाले आपके 120 हैं। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? देखिए
6 2 जा 12, 6 3 जा अगेन 3:2 आ गया। समझ में आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, P + Q की फॉर्म में। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 0.6 + 0.4 = 1। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी इस फॉर्म में निकलेगी, यानी कि 3, ये तो रेशियो निकाला है हमने, ये 3 और 2 रेशियो में आपके, क्योंकि उन्होंने कहा था ऑल जो आपके एलेलिक फ्रीक्वेंसी है उनका सम आपका 1 होना चाहिए। तो उसके टर्म में 100 भी ले सकते हैं हम, तो इसके टर्म में आपका इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको इसकी फॉर्म में निकालेंगे। ओके, परसेंटेज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे p², ये आपका p है। ठीक है, तो p² कितना हो जाएगा, देखो 0.6 का स्क्वायर तो कितना हो गया 0.36। परसेंटेज मतलब इंटू 100 तो 36% आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगेन एंड Q² देखिए क्या आया आपका, Q² आपका कितना है 0.4% का स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स आपका 0.616, दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 16%। ठीक है, अब आपको निकालना है 2PQ, मीन्स वहाँ पर हेटेरोजाइगस वाले कितने होंगे, तो वो कैसे आएगा आपका 2PQ में क्या जाएगा, देखो P कितना है आपका 0.6, Q कितना है 0.4 × 2। ठीक है, 6 4 जा कितना होता है 24, 24 2 जा 48, 0.48 मीन्स 48%। अब देखो क्या सबका प्लस आपका 100 है, 36 और 16 52, 52 और 48 100। समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन को और हम करेंगे। सपोज़ कोई एरिया है, ठीक है, वहाँ पर रिसेसिव एलील RA लिख दे रही हूँ, उसका परसेंटेज 16% है, तो बाकी और मीन्स होमोजीगस डोमिनेंट का परसेंट कितना होगा, हेटेरोजाइगस का कितना इंडिविजुअल्स जो होंगे उनका जो परसेंटेज है वो कितना होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको जो परसेंटेज दिया है ये रिसेसिव है, रिसेसिव का मतलब Q² दिया है, क्या दिया गया है Q² 16। अब तो मीन्स Q आपका क्या हो जाएगा 4 का होता है, तो 0.4 इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है जैसे हमने यहाँ कन्वर्ट किया था। अगेन अब जब ये 0.4 आ गया तो बताओ हमारा P कैसे आ जाएगा, P + Q = 1, तो P आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 - 0.4 0.6। ठीक है, अब 0.6 है तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 0.6 × इसका स्क्वायर तो 36% आ गया। ठीक है, सेम घूम फिर के वही क्वेश्चन उल्टा मैं बता रही हूँ। अब आपका 2PQ कैसे आ जाएगा, आपका ये कितना था 0.6, 0.4 × 2 मीन्स 0.48, दैट मीन्स 48%। ऐसे करके हम निकालेंगे। ठीक है, आपको ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है एंड परसेंटेज दे के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम परसेंटेज निकालेंगे, कैसे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालेंगे, परसेंटेज के लिए ये फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। ओके, इतनी बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। ओके, अब बात करते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या जो इक्विलिब्रियम है उसकी क्या क्या अफेक्टिंग फैक्टर है, क्योंकि देखिए एवोल्यूशन तो होता ही है, ये तो सिर्फ एक एजम्पशन है कि नहीं, अगर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या इसके फैक्टर अफेक्टिंग है। ठीक है, अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या हैं, ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। तो पहला जो मैंने लिखा था ना, इफ़ देयर इज़ नो म्यूटेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जेनेटिक फ्लो या माइग्रेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन एंड आपका नॉन रैंडम, ठीक है, रैंडम मेटिंग होगा। उल्टा तो नहीं बता दिया था मैंने वहाँ पे, तो आई थिंक आपका रैंडम मेटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे
आपका। तो पहला मैंने बताया था आपका जीन माइग्रेशन, हम वन बाय वन सबको समझेंगे, ठीक है। ये आपका एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड वन है आपका नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। फोर्थ है आपका म्यूटेशन एंड फिफ्थ है आपका नॉन रैंडम मेटिंग, नॉन रैंडम मेटिंग, ठीक है। मीन्स यहाँ पर इफ़ नो करके क्वेश्चन आ रहे थे, वो मतलब ये नहीं होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा, तो वही उसके फैक्टर अफेक्टिंग हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए जीन माइग्रेशन क्या है। पहली बात तो माइग्रेशन का मतलब आपको पता है कि ठीक है कि कोई जब अपनी जगह को छोड़ के चला जाता है, तो देखिए जब कोई पॉपुलेशन ठीक है शिफ्ट हो जाती है, सपोज़ देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हाइट का ही मैं कैरेक्टर लूँ, जो आपके हाइट के टॉल वाले ये हो गए, ठीक है, टॉल वाले, ये आपके ड्वार्फ वाले हो गए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारी इंडिया है वहाँ पर टॉल वाले की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दिख रही है, जबकि ड्वार्फ वाले की फ्रिक्वेंसी कम दिख रही है। अब सपोज़ यहाँ से इतने लोग माइग्रेट कर गए, एग्ज़िट कर गए, तो देखिए तो यहाँ पर इतने तो कम हो गए, बचे कितने, पहले 1 2 3 4 5 6 7 थे, ठीक है। अब आपके 1 2 3 4 ही रह गए, लेकिन जो आपके टॉल वाले थे वो तो सेम ही रहे, लेकिन ड्वार्फ वाले कम हो गए, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इससे जब जनरेशन टू जनरेशन आपकी आएंगी तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, टॉल एंड ड्वार्फ के जो रेशियो आ रहा है उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो एवोल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो आई होप आपको जीन माइग्रेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। पहली बात जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका लागू होता है स्मॉल पॉपुलेशन में। कहाँ लागू होगा, स्मॉल पॉपुलेशन। कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ऑपरेट ऑन स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है। अब और ये आपका सडन चेंज होता है, बाय चांस से होता है, ठीक है, बाय चांस होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई छोटा सा जैसे आइसलैंड है सपोज़, ठीक है, वहाँ पे पर्टिकुलर कोई स्पीसीज़ रहती हैं, ठीक है। सपोज़ कोई बर्ड है, एक ही बर्ड है लेकिन कलर उनका अलग अलग है। सपोज कुछ बर्ड आपकी ब्लू कलर की हैं ये, ठीक है, ऐसे करके, और कुछ बर्ड आपकी ब्लैक कलर की हैं, सेम उसकी इस टाइप से। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या हुआ, सपोज़ यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जिससे इतने की इन तीनों की डेथ हो गई। सपोज़ ये क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई, है ना, अचानक डेथ हो गई। तो क्या यहाँ पर ब्लैक वाली बर्ड बची, नहीं, इससे एवोल्यूशन होके सारी की सारी जो यहाँ पर बर्ड हो जाएंगी ब्लू कलर की ही रह जाएंगी। बट हाँ, क्योंकि उनका कैरेक्टर जब इंटरब्रीडिंग आपस में कर रहे हैं तो रिसेसिव हो सकता है, तो हो सकता है यहाँ पर एक आधे आपकी अगेन ब्लैक आ जाए, क्योंकि हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो ये ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, पहले तो ब्लैक कलर की बर्ड हुआ करती थी ना, आपस में इंटरब्रीडिंग से हो सकता है कि उसमें वो आए। तो यहाँ पर ये आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है, मीन्स संख्या घट गई है और जो ब्लू वाली है उनकी संख्या बढ़ गई है। तो ये आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। अब इसके इफ़ेक्ट देखो, इसका एक इफ़ेक्ट होता है फाउंडर इफ़ेक्ट, कुछ इफ़ेक्ट होते हैं इसके फाउंडर इफ़ेक्ट। ये क्या है देखिए, फाउंडर इफ़ेक्ट क्या होता है कि इसी का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। इनकी डेथ ना होके जो ये तीन थे, सपोज़ ये माइग्रेट करके अलग आइसलैंड में आ गए, किसी भी तरह से हवा से उड़ के आ गए, कैसे भी आ गए, ठीक है, उड़ के आ गए। ब्लैक कलर का बनाना था एक्चुअली, ऐसे करके। या फिर इसका मैं अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ, वो थी आपकी डार्विन फिंचेस, ठीक है, डार्विन फिंचेस। आपको मैंने बताया था डार्विन फिंचेस में कि आपकी जो पहले डार्विन फिंचेस थी वो क्या थी, आपकी
जो आप जैसे सपोज ये गैलापागोस आइसलैंड है, जो आपकी इसमें डार्विन जो फिंचेस थी वो पहले आपकी सीड ईटिंग थी यहाँ पर, ठीक है। धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा तो इनमें से कुछ सीड यहाँ पर कुछ जो फिंचेस है यहाँ पर आ गई। सपोज़ यहाँ पर अगर 100 ले लेते हैं, 100 यहाँ पर फिंचेस थी, उनमें से 10 यहाँ आ गई, ठीक है, या 15 आ गई, चलो ठीक है, 15 बर्ड यहाँ आ गई, जिसमें से 10 कैसी थी, थोड़ी सी लंबी चोंच वाली थी और 10 छोटी चोंच वाली थी। आपको पता ना बीक का वेरिएशन था इनमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो खाना है वो इंसेक्ट है, तो जो जिसकी बीक इन इंसेक्ट को खाने में हेल्प करेंगी वो तो यहाँ रुक जाएंगी क्योंकि उनके लिए तो खाना है, ठीक है। वेयर एज जिनकी बीक खाने में हेल्प नहीं करेंगे इंसेक्ट को, उनके लिए तो यूजलेस हो गया, वो तो वापस आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ओनली ऐसी फिंचेस रह जाएंगी जो इन इंसेक्ट को खा सके, ठीक है। सपोज़ वो 10 ही रह गई यहाँ, 10, तो ये 10 क्या कहलाएंगे, फाउंडर कहलाएंगे, फाउंडर, जो सब एक जैसी हैं अब, ठीक है। यहाँ पर तो मिक्स था, उनकी चोंच में जो था वो वेरिएशन था, लेकिन यहाँ पर अब आप क्या हो गया, वो जो इंसेक्ट को खा सकती थी वो यहाँ पर रुक गई, वेरेस बाकी सारी वापस आ गई। तो ये फाउंडर्स का काम करेंगी। अब ये आपस में जब इंटरब्रीडिंग करेंगे तो कुछ टाइम बाद ये 10 की 100, 100 की 1000 हो जाएंगी, पॉपुलेशन बना देगी अपनी, और ये अलग स्पीसीज़ बन जाएंगी, अब इंसेक्टिवोरस फिंचेस कहलाती हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफ़ेक्ट। तो देखो ये इसकी क्या एक खासियत है कि ये प्लेस मूव करते हैं, ठीक है। जैसे पहले दूसरी प्लेस में थी, फिर अगली मतलब अपनी जगह उन्होंने चेंज कर दी। ये ये इफ़ेक्ट कहाँ पाया जाएगा, मूव करेंगे ये। वेयर एज इसका एक और इफ़ेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं बॉटल नेक इफ़ेक्ट, ठीक है। और इसकी खास बात है कि नो मूव, यहाँ मूव नहीं करते हैं प्लेस टू प्लेस, यहाँ प्लेस टू प्लेस मूव करेंगे, यहाँ मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, जैसे सपोज ये बॉटल है, इसमें कुछ स्पीसीज़ हैं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से स्पीसीज़ हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको जब मैं ऐसे करके उल्टा कर दूँ, ये बॉटल मैंने बना दी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ब्लैक और 2 थी, चलो 3 बना देती हूँ, बाकी यहाँ ब्लू। तो यहाँ पर बॉटल नेक से क्या हुआ, कुछ आपके यहाँ दूसरी जगह बॉटल में हमने डाल रहे हैं तो इतने की डेथ हो गई, इतनी यहाँ आ गई, ठीक है। एक ब्लू आ गई, सपोज बाकी ब्लैक आ गई। कोई भी किसी भी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ये रहे। अब ये आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे तो ये अगेन आपका यहाँ अब ब्लैक ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और ब्लू कम रह जाएंगे। तो ये क्या है, आपका बॉटल नेक इफ़ेक्ट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके, नेचुरल सिलेक्शन की बात करूं तो आप सभी को पता है ये जो दिया था वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, और उन्होंने क्या कहा था कि भाई नेचर सेलेक्ट करती है कौन जिएगा कौन नहीं जिएगा, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर है, किसी भी ह्यूमन बींग्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है। किसी में कुछ विशेषताएं होती है, उसमें कुछ विशेषताएं होती है। जैसे आप ह्यूमंस की हाइट में ही देखो, पूरी अर्थ में अगर आप कंपैरिजन करोगे, कहीं किसी कॉन्टिनेंट में बड़े हाइट वाले होते हैं, किसी में छोटे हाइट वाले होते हैं, तो भाई नेचर सेलेक्ट करती है। नेचर की कभी कभी इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसी हो जाती है, सपोज़ वो केवल टॉल हाइट वालों को ही मतलब वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, स्मॉल वाले नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे स्मॉल वाले क्या करेंगे, सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, बट वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जाएंगे क्योंकि नेचर उनके खिलाफ है, ठीक है, एडेप्टेशन नहीं कर पाते हैं। वेयर एज जो टॉल वाले रह जाएंगे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, एडेप्टेशन अपना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल सिलेक्शन है, ये आई होप आप लोग सभी समझते हो। तो यहाँ पर मैं नेचुरल सिलेक्शन के यहाँ पर टाइप बताने वाली हूँ। तो नेचुरल सिलेक्शन के टाइप क्या होते हैं, पहला है आपका स्टेबलाइजेशन, ठीक है, दूसरा होता है डायरेक्शनल, तीसरा होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन।
अब देखिए ये क्या है, स्टेबलाइजेशन क्या है। सपोज़ मैंने यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया भी है, देख लीजिएगा। एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पॉपुलेशन है, सपोज़ कि यहाँ पर वाइट कलर की तितलियाँ हैं, ऐसे करके मैं तितली बना रही हूँ। वाइट कलर है नहीं एक्चुअली, आप एज्यूम कर लेना। यहाँ पे हल्की सी ब्राउन कलर की है और यहाँ पर 2 आपकी ब्लैक कलर की हो गई, ठीक है। तितलियाँ मतलब एक कोई जगह है जहाँ पर ये 3 वैरायटी पाई जा रही। ये कैसी है? वाइट। ये कैसी है? ब्राउन। ये कैसी है? आपकी ब्लैक। अब सपोज़ ये जो जगह है वो जहाँ पर डेज़र्ट एरिया है सपोज़, ठीक है। अब आपको पता है जो डेज़र्ट सैंड है उसका कलर भी कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो जो ब्राउन वाली बटरफ्लाई थी, ठीक है, वो अपनी प्रेडेटर के मतलब को एकदम से नहीं दिखाई देगी। जैसे ऊपर से कोई चीज़ आई, बर्ड आई, क्योंकि जब वो नीचे देखती है वो सैंड का कलर भी ब्राउन है, इस पर्टिकुलर बटरफ्लाई का कलर भी ब्राउन है, तो क्या उसको देख पाएगा आसानी से? नहीं। वेयरएज़ उनको वाइट और ब्लैक अच्छे से दिखाई देगा, तो इन दोनों उनको ये खाना स्टार्ट कर देगा, ये बच जाएंगे। तो पॉपुलेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये धीरे धीरे कम होके ये पीक ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके ये तो ये सर्वाइव कर रहे हैं अच्छे से, जबकि इनकी डेथ हो रही है। तो ये जो आपका पीक बना है ये स्टेबलाइजेशन हो गया, मतलब धीरे धीरे इनकी संख्याएं बढ़ जाएंगी ब्राउन कलर की। ये आपकी मतलब ज़्यादा सर्वाइव कर पा जाएंगी, ये ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएंगी, इनमें एवोल्यूशन हो जाएगा, बाकी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ए का डायग्राम हो गया। उसी तरह से अब डायरेक्शनल का देख लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। सेम मैं यही अगर बना दूं कि यहाँ पे कुछ तितलियाँ ये थी वाइट कलर की, कुछ तितलियाँ यहाँ पर ब्राउन कलर की, कुछ तितलियाँ यहाँ पर आपकी ब्लैक कलर की है, ठीक है। अब सपोज़ ये अब हमने एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज कर दी, ठीक है। सपोज़ पीछे स्नो है, वैसे तितलियाँ वहाँ होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, बट सपोज़ पीछे स्नो है। अब बताओ यहाँ पर वो किसके लिए फ़ायदेमंद है? ऑब्वियसली वाइट वाले के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन बता दूं जिसके पीछे जिसका जो मतलब ब्लैकिश है, ठीक है, तो वो ब्लैक वाले के लिए हो जाएगी, लेकिन ब्राउन वाले के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो ये ग्राफ आपका क्या बनेगा? या तो ये ऐसा बनेगा या फिर वो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये यहाँ को बनेगा या यहाँ पर बनेगा, बीच में नहीं होगा, या फर्स्ट में होगा या लास्ट में होगा। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। अब जबकि डिस्ट्रप्टिव क्या होता है आपका? डिस्ट्रप्टिव एक्स एंड वाई, जहाँ पर आपके 2 पीक बन जाएंगे कि बीच वाला सर्वाइव नहीं कर पा रहा, आगे पीछे 2 सर्वाइव कर जा रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे से अपने आप को ढाल पा रहे हैं। तो ऐसे वाले पीक को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रप्टिव एवोल्यूशन सिलेक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट चलिए अब बात करते हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या है? ठीक है, आपको पता है जो जीन का अरेंजमेंट है उसमें जब कोई भी चेंज हो जाता है, कोई नया जीन आ जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। जैसे में हमने ह्यूगो डी व्रिस के बारे उन्होंने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एग्जाम्पल लिया था इवनिंग प्रिमरोज का एग्जाम्पल लिया था, उसमें एक्सरे डाली थी जिसमें उसमें म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो उसमें F1 जनरेशन F2 जनरेशन जो आई नेक्स्ट उसकी जनरेशन, उसके कारण उनके कलर में फ़र्क आ गया था। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, कि जो एवोल्यूशन होता है वो नेचुरल सिलेक्शन से नहीं होता, वो म्यूटेशन से होता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद है नॉन रैंडम मेटिंग। देखिए रैंडम मेटिंग, ठीक है, रैंडम मेटिंग करेंगे तो कोई भी यहाँ पर एवोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन जब नॉन रैंडम किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर, या फिर कोई भी, जो आपने देखा होगा कि जो भी आपका यहाँ पर ये जैसे जो लायंस वगैरह होते हैं उनका जो झुंड होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा कितना संघर्ष होता है। कोई भी जो मादाएँ होती है, फीमेल होती है, किसी से भी रैंडम मेटिंग नहीं कर सकती, ठीक है, उन मेल्स के बीच में संघर्ष होता है। तो एक प्रकार से स्पेसिफिक होता है। या हम ह्यूमंस बींग्स की बात करें, ठीक है, हमारी कुछ डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है, जिससे हम शादी करते हैं, तो ये आपकी नॉन रैंडम मेटिंग है, तो जो एवोल्यूशन को बढ़ावा देती हैं। ऐसा हर स्पीसीज़ में होता है,
ठीक है। तो आई होप आपको ये फैक्टर्स भी क्लियर हो गए होंगे। एंड आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।